हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2025 में जो हुआ है अभी नवंबर में, उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्यूशन जो कि सेट बी में था। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर आए हुए थे, हमारे उसके अंदर क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर दिया हुआ था, मतलब ये सेट में जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे थे। 6 क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 90 इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 90 और कैसे नंबर्स होने चाहिए, हमारे इवन होने चाहिए नंबर्स। तो पहला नंबर होगा हमारा 2, ये एपी का क्वेश्चन है। तो हमें 90 टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारी ये होगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 90 होगी। तो सबसे पहले तो मुझे लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। लास्ट टर्म मेरा nth टर्म के फॉर्मूले से निकलेगा, दैट इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1t। यहाँ पे a1 मेरा 2 है, जो टर्म्स है दैट इज 90, और कॉमन डिफरेंस उनके अंदर 2 होगी क्योंकि इवन नंबर्स है। तो हम यहाँ से निकल गई हमें 90th टर्म कितनी है, 90th टर्म हमारी 180 है। अब सम का सीधा फॉर्मूला होता है कि सम इज इक्वल टू n/2 a1 फर्स्ट टर्म प्लस जो हमारी लास्ट टर्म होती है उन दोनों का सम करके आंसर मेरा निकल के आ गया 8190, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर प्रेजेंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को यूज करके था। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है HCF का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कैसे वो देखते हैं। अब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमको दे दिया जिनकी साइड की लेंथ एक की 38 यूनिट्स है और एक की 114 यूनिट्स है। इसने बोला अ ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप दैट कैन मेजर बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली इज फॉर्म्ड। एक ऐसी टेप ली है जिससे कि हम दोनों की लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट लेंथ की टेप है वो हमारी। तो जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोल दिया तो हम लोगों ने उसके लिए क्या यूज किया, HCF का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और ये बोल क्या रहा है कि हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट्स कैन बी मेजर्ड, और उस टेप से हम कितने इक्वल पार्ट्स उन दोनों के सम का हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टेप निकालनी पड़ेगी। टेप के लिए मुझे HCF निकालना पड़ेगा। 38 एंड 114 का HCF निकालेंगे तो दैट इज 38। जो टेप की लेंथ होगी वो 38 होगी। और मुझे ये भी पता लगाना पड़ेगा कि अगर मैं टोटल की पेरीमीटर्स को जोड़ देती हूँ तो मेरे पास टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी। टोटल लेंथ मैंने दोनों के पेरीमीटर्स निकाल लिया और उनको एड अप कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स मुझे निकालने। तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे, जो हमारी पूरी लेंथ थी उसको हम उस टेप से डिवाइड कर देते हैं। उस टेप से हम कितने उसके इक्वल पार्ट्स हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारे 12 नंबर ऑफ पार्ट्स निकल के आए हैं। अब ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शंस पे यहाँ पे हमें 20, 24 दिया हुआ है, 27 और 18 दिया हुआ है। यहाँ पे 24 जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 12, तो हम लोग ऑप्शन बी को यहाँ से टिक कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर करेंगे तो दैट इज 12, बट 24 ऑप्शन के अंदर दिया है वो उसका एक मल्टीपल है, तो इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन बी 24 को सेलेक्ट किया। अब 8 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोला हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, एक्स वाई इज इक्वल टू 110, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, क्योंकि हमें प्लस वाली टर्म चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोनों चीज़ें मुझे दी है, एक्स प्लस वाई को मैं होल स्क्वायर कर लेती हूँ। तो आइडेंटिटीज से मैं जैसे मैंने उसको ओपन किया है, जो जो वैल्यूज जहाँ पे आ रही हैं वहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। मुझे ये वाली चीज़ निकालनी है, ये वाली चीज़ मुझे निकालनी है। तो जो बाकी हैं उनको उस तरफ ले जाके वैल्यूज पुट करके मेरा आंसर निकल कर आया है 221, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। कैसे हमें आइडेंटिटी को यूज़ करना है वो देखना है हमें क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को समझ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजीली इन द एग्जाम। अब जो 9th क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ नंबर 18 इन 100। क्वेश्चन की प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी थी, वहाँ पे 100 लिखा हुआ था, वो होना 100 फैक्टोरियल चाहिए था। अब देखो ऑप्शन भी इसके अंदर मैच नहीं कर रहे। जनरली हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, इन क्वेश्चन को पावर ऑफ अ नंबर p इन n फैक्टोरियल जब होता है तो जो हमें n फैक्टोरियल दिया होता है उसको ऊपर लिख के हम पावर p की इंक्रीज करते जाते हैं, और जो क्वेश्चंस आते होते हैं उनको हम लिखते जाते हैं, और क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम ऐड अप कर देते हैं। क्वेश्चन कौन से वाले लेते हैं, जो हमारे केवल पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, मतलब होल नंबर्स आ रहे हैं। अब 4/3 है एक एग्जाम्पल, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पावर ऑफ 3 इन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल के अंदर 3 की पावर निकाल रहे हैं। 4/3 किया मैंने, फिर नेक्स्ट टाइम में 4/3 स्क्वायर किया, ऐसे ही 4/3 क्यूब किया।
4/3 किया तो मेरा 1 आ गया क्वेश्चन। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 1 से छोटा आ रहा है, तो इसलिए मैंने 0 लिख दिया। तो बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 आ जाएगी इसमें पावर इसकी। 4 फैक्टोरियल के अंदर 3 की कितनी पावर है? 1 पावर है। अब उसी तरीके से जब हम 100 फैक्टोरियल के अंदर देखते हैं 18 की कितनी पावर है, तो हमने 100/18 लिखा फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म 100/18 स्क्वायर लिखा। 18 स्क्वायर 100 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ पॉइंट्स में निकल के आएगा, तो हम लोग उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमने इसको डिवाइड किया, 5 आया, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था आंसर, बट कोई ऑप्शन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 552 एंड देयर HCF इज 23। पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स दैट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स हमको छांटने हैं। HCF इसने मुझे 23 दे दिया। देखो इन क्वेश्चंस को निकालने का क्या तरीका है हमारा। सबसे पहले तो हम लोगों ने नंबर्स को XY मान लिया। अब HCF इसने मुझे दे दिया, तो फिर मुझे इनको दोबारा से कुछ वेरिएबल सपोज करके इनको लिखना पड़ेगा। 23 टाइम्स Z1 मेरा x हो गया, और y उसी तरीके से 23 टाइम्स Z2 हो गया। इन दोनों को ऐड करके 512 और 552 आना चाहिए। तो ये आ गया मेरा। जब मैंने इनको सॉल्व किया, ये कॉमन लेके मैं उधर डिवीजन में कर दिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 24 आया। Z1 प्लस Z2 मेरा 24 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं, कि दो नंबर्स में इस तरीके से बना रही हूँ Z1 और Z2 की, ये Z1 और ये Z2, इनके पेयर्स बना लूँ कि उनका सम कितना होना चाहिए? 24। ठीक है। अब ये जो नंबर्स है मैंने इनके पेयर्स बना लिए, दोनों का सम अगर हम करेंगे तो 24 आता है। अब इसके अंदर उसने क्या बोला, उनका HCF क्या होना चाहिए? उन दोनों का HCF होना चाहिए 23। तो जो ये मिनिमम पेयर्स हैं, इसके अंदर से जो इनका HCF निकल के आ रहा है 7, 17, इनको भी अगर हम करते हैं तो यही इसी के उसमें 23 हमारा HCF निकल के आ रहा है कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। इनका ही सम मेरा HCF 23 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी, यहाँ से 4 पेयर्स हमने इसका आंसर सेलेक्ट किया, क्योंकि ये 4 पेयर्स हैं जिनके के अंदर सम हमारा वो आ रहा है, और ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन, इफ A B C X Y Z आर 26 नेचुरल नंबर्स। ये तो हमारे अल्फाबेट्स हैं, इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में वेरिएबल्स ले रहे हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T माइनस A, T माइनस B, T माइनस C टिल T माइनस Z। उन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है निकल के। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बट इनका आंसर बिल्कुल आसान होता है अगर किसी को थोड़ी सी ये पता है कि लॉजिकली यहाँ पे एक टर्म T माइनस टी भी आई। अब T माइनस टी अगर हम लोग करते हैं सेम नंबर से, तो वो 0 आ जाएगा। तो 0 को किसी भी चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा 0 आता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन D 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू लॉग। लॉग के अंदर क्या दिया है इसने मेरे को, लॉग 3 टू द बेस 10 की इसने मुझे यहाँ वैल्यू दी है। अब पूछा इसने व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लॉग 90 टू द बेस 10। ठीक, लॉग के क्वेश्चन में हम लॉग की आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को इसने इसकी वैल्यू दे दी है। लॉग 90 टू द बेस 10 को मैं यहाँ पे फर्स्ट नहीं, इस 90 को ब्रेक कर 9 इंटू 10 लिख दिया मैंने। अब यहाँ दो टर्म से A और B, मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। लॉग A इंटू बी ऑफ B इज इक्वल्स टू लॉग A बेस B प्लस लॉग B बेस B। जब लॉग सेम नंबर का बेस भी होता है और सेम नंबर का ही लॉग हम निकालते हैं, तो वो वैल्यू हमारी 1 होती है। तो यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू तो मेरी 1 होगी यहाँ से, और अब यहाँ 9 था तो मैंने इसको 3 स्क्वायर लिख दिया। 3 स्क्वायर से ये वाली वैल्यू आगे आ जाती है, 2 लॉग 3 बेस 10। ये 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, और ये तो मेरा 1 हो गया। जब इनको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर 1.954 निकल के आ गया। और ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है? दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3, 1.954। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 13th क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, अ डेली वेज लेबरर वॉज एंगेज फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज ऑफ फॉर ₹5,950। मतलब कि एक लेबर को हमने लगाया था कुछ दिनों के लिए 5,950 में, बट वो कह रहा है बीइंग एब्सेंट फॉर सम ऑफ दोज डेज ही वाज पेड ओनली 4,900। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेज। मैक्सिमम वाला जहाँ पे भी टर्म आ गया तो हम लोग क्या लगाएंगे वहाँ पे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हम इन दोनों टर्म्स का ले लेंगे। दोनों टर्म्स का अगर हम HCF लेंगे, और इसको लेने का भी तरीका देख लो, ये 0 0 था तो मैंने 10 अलग से लिख लिया। अब इनका HCF मैं ऐसे ले रही हूँ। दोनों का HCF कितना निकल के आ गया? 350। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द बोथ द नंबर्स। और ये कहाँ पे कौन से ऑप्शन में गिवन है? दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर D,
350। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है हमको। सिंपल इक्वेशंस हमको दिए, इनको हमें सॉल्व करना है। कैसे की दिया है, b+1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 एंड a+1 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ए बी सी की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम लेके इनको एक्सपैंड करके लिख देते हैं टर्म्स को। अब मेरे को ए बी सी चाहिए। ए बी सी मेरे कहाँ से आ सकता है, किसी भी एक को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ए से मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर, सी से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ ए और बी प्रेजेंट था, मुझे सी भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इससे सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अगर इस वाले को करते तो आप यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करते आप दोनों साइड पे। मैंने इसको किया सी से मल्टीप्लाई, तो ए बी सी निकल के आ गया, प्लस सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। और इस वाले इक्वेशंस को मैंने मॉडिफाई करके बी सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दी, ट्रांसपोज करके इनको। अब मैंने क्या किया, BC की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी है यहाँ पर। जब मैं BC की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, देखो C एंड C की टर्म मेरी कैंसिल आउट हो गई है, ए बी सी इज इक्वल टू -1 बच गया। अब ये -1 देखो ऑप्शन C में -1 गिवन है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन C -1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द डे ऑन 12th of June 1752। ये आ गए हमारे कैलेंडर वाले क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में मुझे क्या ध्यान रखना होता है, मुझे सेंचुरीज बनाने का ध्यान रखना होता है एंड नंबर ऑफ ऑड डेज बेसिकली हम लोग इनके अंदर कैलकुलेट करते हैं। 12th of June है, जून दिया हुआ है, तो 9 वो मेरा 1752 में दिया है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। 1751 तक मैं एक इनमें से ऑड नंबर्स ऑड डेज फाइंड आउट करूँगी, और फिर अलग अलग से इसके मंथ वाइज में ऑड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1751 को मैंने यहाँ सेंचुरीज में डिवाइड कर दिया, 1600 + 100 और 51, ये ईयर्स आ गए हमारे। मुझे पता है जो सेंचुरीज होती है उसमें 0 ऑड डेज होते हैं। 100 डेज को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर बच गया, तो 5 ऑड डेज आ गए। फिर उसी तरीके से इसको भी मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया, 0 ऑड डे हो गए यहाँ पे भी। तो यहाँ से इस पूरी 1751 में जो है कितने और नंबर ऑफ डेज हो गए, यहाँ पे 5 आ गए। अब आ जाती है बात 1752 की। 1752 में जून तक मुझे जाना है, 12th of जून तक जाना है। तो मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ ऑड डेज में कैलकुलेट कर, जनवरी में देखा मैंने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और 12th of जून में मेरे 12 डेज हो गए। पहले यहाँ लिखिए 12th of जून में 12 डेज, फिर मई में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मार्च में 31, फैब में 29 डेज होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लीप ईयर, 52 है, 4 से डिविजिबल है, तो इस वजह से ये लीप ईयर 29 डेज आ गए, और यहाँ पे 31 डेज हैं। टोटल इन लोगों को मैंने ऐड किया, इन टर्म्स को मैंने ऐड किया, इन नंबर्स को ऐड करने के बाद मैंने डिवाइड किया इसको 7 से, तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचा। तो 5 ऑड डेज तो मेरे यहाँ से निकल के आ रहे थे, और 3 ऑड डेज मेरे यहाँ पे आ गए। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर देती हूँ, दैट इज़ 8। तो यहाँ पे 8 जब आया तो मैंने इसको फिर से 7 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर 1 बचता है। 1 जो रिमाइंडर बचता है, मैं यहाँ जो मेरे डेज हैं उनको मैंने 0 को हम संडे लेते हैं, 1 को हम मंडे लेते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है कि हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। 2, 3 ऐसी 4, 5, 6 तक हम लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रिस्पेक्टिव आ जाएंगे। अब देखो 1 ऑड डे बचा है, तो ये क्या होना चाहिए, मंडे। तो मंडे है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, मंडे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा आ जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसने हमको दे दिया NPR is equals to 5040 and NCR is equals to 42। परम्यूटेशन का भी दे दिया और उसने मुझे कॉम्बिनेशन का भी दे दिया, अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन दोनों के बारे में इसने मुझे बता दिया। ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है हमारा। परम्यूटेशंस का फॉर्मूला हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का उसी तरीके से NCR है तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब मैं कर क्या रही हूँ, जब मेरे को इन दोनों की वैल्यूज दी हुई है तो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। टर्म्स को डिवाइड करने के बाद मेरी जो कटी हुई है टर्म्स उनको मैं काट के फिर मेरा आंसर क्या हो गया, r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। अब r फैक्टोरियल मेरा 120 है, तो कौन सा फैक्टोरियल 120 होता है, 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू 120। तो ये r की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, 5। अब मैं ध्यान से देखती हूँ हमारे ऑप्शंस को, तो मेरे दोनों ऑप्शंस में प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और ये इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, r की वैल्यू तो मेरी कंफर्म हो गई है।
अब मैं चाहूँगी ऑप्शन से मैं आंसर निकालती हूँ। ठीक है, ऑप्शन से मैं आंसर निकाल के इस वाली टर्म को वेरीफाई करूँगी। कैसे हो रहा है ये वेरीफाई, देखते हैं। NC5, आर की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, ये मेरे को इसमें गिवन है 42। अब मैं देखती हूँ किसके अंदर मेरा ये वेरीफाई करने से आंसर आ रहा है। जब मैं इसमें इसको पुट कर रही हूँ 6 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 6 निकल के आता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे 42 आना चाहिए, बट इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो 21 आता है। 21 और 42 रिलेटेड है, ये इसका एक मल्टीपल है, तो इसलिए हम ऑप्शंस पे अगर देखते हैं तो हमारे कौन से वाला फुलफिल कर रहा है इस क्राइटेरिया को, ऑप्शन बी 7,5। तो एन की वैल्यू मेरी 7 हो जाएगी, आर की वैल्यू मेरी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। व्हेन, ये नंबर यहाँ पे था, 8 raised to power 255 is divided by 511, what is the remainder? जहाँ पे भी रिमाइंडर फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आते हैं तो हमें साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है और रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। कैसे किया, देखो इस क्वेश्चन को हमने 8 रेज टू पावर 255 था, तो मैंने 8 को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया, 3 फैक्टर बना लिए इसके। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स 8 इंटू 8 इंटू 8, अगर 512 आता है वो मेरा 512 आता है। और नीचे बेस में देखो डिवाइडेड बाई 511 है, तो 511 के अप्रॉक्सीमेट में ये आ गया मेरा। अब मैंने क्या किया इस चीज़ को, अब सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं इसको इससे, जो रिमाइंडर होता है वो मेरा 1 होता है। ठीक है, रिमाइंडर मेरा 1 है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाता है ऑप्शन जो कि अवेलेबल है। रिमाइंडर की थ्योरम हमने इसके अंदर यूटिलाइज करी है, मतलब बेसिकली हम फैक्टर्स बना रहे हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद हम उसको डिवाइड करके देख रहे हैं कि क्या मेरा आंसर आएगा। डिफरेंस जो है इनके अंदर, ये इसका डिफरेंस है 1, तो आंसर यहाँ से ऑप्शन देखो, रिमाइंडर पूछ रहा है, इतना बड़ा तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। अब कौन सा रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, 1 रिमाइंडर बचे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा परसेंटेज के उसमें से क्वेश्चन है। 105% ऑफ अ नंबर इज एक्स। 105% एक नंबर का क्या है, एक्स बता दिया इसने मुझे। अब उस नंबर का 42% ये पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसको कैसे निकालेंगे, इसने बोला 105% ऑफ अ नंबर इज एक्स, तो उस नंबर को हमने n मान लिया, 105% उस नंबर का x है। तो इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ऐसे करके ऐसा आ जाएगा, यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकाल लेनी है उस नंबर की, क्योंकि यहाँ ये नंबर के बारे में बात कर रहा है, इसका 42%। तो ये x की टर्म्स में आ गया यहाँ पर। फिर मैंने क्या निकाला, 42% ऑफ n, जो मेरी यहाँ वैल्यू निकली थी मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया, और परसेंटेज का ये 100 से कैंसिल हो गया, 42/105 आ गया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा आंसर ये इस तरीके से 7 से मैंने इसको कट कर दिया और 2/5 आ गया, 2/5x। तो ये मेरे कौन से ऑप्शन में गिवन है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी, 2x/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, जो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर होता है वो क्या होगा, 8 डिजिट्स आएंगे जिसमें 9999 लिखा होगा हमारे पास, 8 टाइम्स 9। अब उस चीज़ का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे 8th क्लास के अंदर आते हैं। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट से सॉल्व किया, अब ये स्क्वायर रूट कैसे निकाला हमने, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस तरफ से इसको 2 के पेयर्स में डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद मेरे को क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जैसे 9 9 से 81, स्क्वायर ही होना चाहिए वो। 9 9 से 81 है तो मैंने 81 यहाँ लिख लिया, फिर मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने से मेरा यहाँ पे 18 बच गया। फिर ये 2 टर्म्स उतरेंगे, ठीक है। 2 टर्म्स उतरने के बाद मैंने क्या किया, ये जो नंबर था इसको मैंने डबल कर दिया, यहाँ पर ये नंबर डबल करके लिख दिया, जो ये नंबर था इसको मैंने डबल करके यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने दोबारा से इसको सेम नंबर से यहाँ पे लिखना है मैंने, तो दोनों नंबर्स पे सेम वो आ गया। जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 9 पे ही दोबारा से जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके ये मेरा आंसर आ गया। उसी तरीके से मैंने फर्दर 99 फिर मैंने यहाँ से नीचे उतार लिया। ऐसे ही मैं इनको सॉल्व करती जाऊँगी, और जो ऊपर नंबर होता है वो उससे डबल हम यहाँ पे लिखते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम डिजिट से। मैंने यहाँ पे कलर के थ्रू आपको लिख के दिखाया हुआ है। तो लास्टली जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरे पास ये बच रहा है, मतलब कि अगर मैं इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो मेरा वो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर आ जाएगी, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो वो नंबर मेरा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया मेरा वो नंबर। तो अब देखो ऑप्शंस कौन से हैं इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए है जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट जब बात करते हैं तो ऐसे निकालते हैं, अगर स्मॉलेस्ट होता है तो फिर हम लोग 1001 लेते हैं नंबर हमारा, 100 उसके साथ 7 जीरोज होंगे, तो हम सेम ऐसे ही उस चीज़ को भी कैलकुलेट करते हैं। अब दीज वर द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, साइंस और एआई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लेके आती रहूँ। So thank you very much for watching. Have a good day.